तो गर्मपंथियों के या गर्म दल के सेकंड स्लाइड में अब उनके डिफरेंसेस देख रहे हैं मॉडरेस्ट यानी नरम दल की तुलना में। तो अगर आप सबसे पहला पार्ट देख लें जो कि विचारों में परिवर्तन का है, तो सारी चीजें बाकी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जिसका जैसा विचार होगा उसके काम भी वैसे ही होंगे। इसलिए हमने सबसे पहले क्या रखा है, विचार को ही ऊपर रखते हैं, विचारों में परिवर्तन। गर्म दल के लोगों का विचार जहाँ लिबरल है और पश्चिम से प्रभावित, इसलिए वो यूरोपीय इतिहास का उदाहरण देते हैं, ब्रिटिश संस्कृति की अच्छी चीजों को दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें भी यही सब करना चाहिए। उनके द्वारा की गई ये चीजें गर्मपंथियों को क्या लगती हैं कि ये कल्चरली सरेंडर कर दिया इन लोगों ने और कहा गलत है। ठीक है, तो गर्मपंथियों की बातें कल्चरली सरेंडर लगती हैं और इसके उसकी आलोचना करते हैं। तो क्या किया उसके बदले में, मैंने आपको भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत कुछ अच्छा था, है, तो हम क्यों ना उससे सीखें। तो उन्होंने भारत के इतिहास को सामने रखा, विशेषकर प्राचीन इतिहास को, और वहां से हीरोज चुने उन्होंने, सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त को, महाराणा प्रताप को मिडिवल इंडिया से, शिवाजी को मिडिवल इंडिया से। तो उन्होंने कहा कि जब प्राउड ही करना है, अच्छा ही ढूंढना है, तो क्यों ना अपने अंदर ढूंढे, ये सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा करेगा। ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हर मूवमेंट के लिए एक हीरो जरूरी है, एक नहीं, एक से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय नायक सामने जब आए, या उनके आने से भारतीयों का आत्मसम्मान बढ़ा और स्वाभिमान भी बढ़ा। ठीक है, तो दूसरे से सुनकर अपने आप को अच्छा फील नहीं करना, अपने अंदर रेस्पेक्ट पैदा करके अपने को अच्छा फील करना है। पहला डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, अब चूंकि विचार जैसा है वैसा ही काम भी होगा। तो जहां नरम दल के लोग पश्चिम से प्रभावित हैं, तो क्या मानेंगे, पश्चिम का तर्कवाद, लॉजिक अच्छा है, वहां के लिबरल आइडिया अच्छे हैं, लेकिन उनके राष्ट्रवाद को कैसा माना जाएगा, आर्थिक। अब ये चीज बहुत अच्छी है, समझने लायक है कि नरमपंथियों का जो नेशनलिज्म है उसका बेस इकोनॉमिक है ना। और जबकि अगर आप नेशनलिज्म को पढ़े हैं, जैसे हमने पॉलिटी में देखा था, तो किसी भी देश के नेशनलिज्म को आप संस्कृति के बेसिस पर डेवलप कर सकते हैं, कल्चर के बेसिस पर, है ना? आप रेसिस के बेसिस पर, यानी प्रजाति के आधार पर विकसित कर सकते हो, आप धर्म के आधार पर विकसित कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन। धर्मपंथियों ने देश का आधार इनमें से किसी को नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। और ये कौन कर रहा है, अंग्रेज। तो किसके खिलाफ जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ जाओ। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हर कोई नहीं समझाएगा आपको इस चीज को, ना पता होगा हर किसी को। भारत जैसे देश में आर्थिक आधार पर राष्ट्रवाद बुरी चीज नहीं, लेकिन गड़बड़ ये है कि नौरोजी जो बताना चाहते हैं वो उतना टेक्निकल है कि आम आदमी की समझ में नहीं आएगा। सपोज करो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको पूरे ढंग से समझ में ना हो, आम आदमी क्या समझेगा इस चीज को। आम आदमी तिलक को सुन जानता है ना, लाला जी को जानता है, उन्होंने क्या किया उसको तो नहीं जानता, उनकी सोच को तो नहीं जानता। सेम उस समय कंडीशन है कि भारत का आम आदमी धर्मपंथियों के आर्थिक राष्ट्रवाद को सुन तो रहा है, लेकिन उसकी समझ में बहुत ज्यादा नहीं आया। ठीक है, इसलिए उनके राष्ट्रवाद में बहुत कम लोग शामिल हो गए, क्योंकि उन लोगों की समझ में ही नहीं आया, जबकि बात बिल्कुल सही थी, कुछ भी गलत नहीं था उसमें। आप ये कह सकते हो कि बताने का तरीका थोड़ा गड़बड़ था। गर्मपंथियों ने क्या किया, बोला आर्थिक के साथ साथ उन्होंने इंडियन फिलोसफी, कल्चर, रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म सबको समेट लिया। और भारत का आदमी कुछ हो ना हो, लेकिन धार्मिक जरूर होगा। और
100% धार्मिक होता है, मतलब फुली। धर्म के मामले में सब कुछ, थोड़ा बोलो सब समझ जाता है ना? और कई बात तो जरूर से ज्यादा समझ जाता है। धर्म के आधार पर वो एग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अलग से बना है, इसलिए मैं आपसे फोकस कर रहा हूँ कि जो गर्म पंथ है, उन्होंने अपनी मजबूती के लिए कहीं ना कहीं लोगों की साइकोलॉजी का भी प्रयोग किया। अच्छा नेता हमेशा मूवमेंट के लिए लोगों की साइकोलॉजी को रीड करके उसका यूज करता है। नरमपंथी ये काम नहीं कर पाए, ये काम गर्मपंथियों ने कर दिया। ठीक है, तो बिना आइडियोलॉजी के कोई मूवमेंट नहीं बनता, ये शर्त है ना? थियोरेटिकली ये माना जाता है कि किसी मूवमेंट के लिए सोच जरूरी है, और अगर सोच अच्छी नहीं है, सोच है ही नहीं, तो मूवमेंट बन ही नहीं सकता। इन लोगों ने उसी सोच को पैदा किया। और भारत में सबसे प्रभावशाली सोच कौन सी मानी जाती है? धर्म की मानी जाती है। उन्हें पता था, उन्होंने उसका यूज भी किया बहुत अच्छे से। ठीक है, यानी लोगों को एकजुट करने के लिए इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन को नहीं दिखा रहे, बल्कि वो ये भी दिखा रहे हैं कि हमारे गीता में क्या कहा गया था, निष्काम कर्म की बात कही गई थी। विवेकानंद ने वेदांत की बात की थी। बात समझ रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करो ना, कर्म करो, जबकि वो क्या कह रहे थे? निष्क्रिय रहो। कौन? नरमपंथी। ये कह रहे हैं सक्रिय रहो, तो लोगों की सोच बदलेगी यहाँ। ठीक है, अभी आपने विवेकानंद के स्टेटमेंट देखे, क्या 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 बोला उन्होंने। तो वो लोगों को अपील करते हैं, उनके स्टेटमेंट को उन लोगों ने यूज किया और लोगों को झकझोरने का काम, हिला दिया भारत के लोगों को। कहने का मतलब, इन लोगों का, आम लोगों को जोड़ने का जो तरीका है वो देसी तरीका था। तो देसी लोगों के साथ देसी तरीके यूज हों तो वो आपसे जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। इसलिए इनके राष्ट्रवाद को क्या कहा गया? कल्चरल नेशनलिज्म कहा जाता है, जो आज कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार भी कर रही है, या उसके जो संगठन है वो करते हैं। कि हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जिन लोगों ने यहाँ की संस्कृति को निर्मित किया है वही यहाँ के लोग हैं। इस तरह की सोच ये लोग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, धर्म को भी आधार बनाया जागरूकता का, और इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करने के लिए और जोड़ने के लिए इन्होंने धर्म को आधार बनाया। महाराष्ट्र में ये काम किससे हुआ आप जानते हो? 1893 में गणपति उत्सव शुरू किया उन्होंने। किसने? तिलक ने। तिलक ने। और आप जानते हो गणपति उत्सव का उद्देश्य क्या होता था? महाराष्ट्र के युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का उद्देश्य होता था। यही काम बंगाल में दुर्गा पूजा से किया गया। दुर्गा पूजा को उससे प्रमोट सपोर्ट किया गया कि लोग इस बहाने आएंगे, इकट्ठे होंगे, वहां चर्चा होगी। क्लियर है बात? तो ये दिख रहा है कि आम आदमी जिन मुद्दों से प्रभावित होगा वो उसी मुद्दे को उठा भी रहे। ठीक है, तो मेन लाइन ये थी कि आम आदमी को राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ने का प्रयास कैसे होगा? इन चीजों के यूज करने से होगा। आप उन्हें एग्जाम्पल देसी दो, विदेशी नहीं। ठीक है, ये उनका तीसरा डिफरेंस हुआ। चौथा डिफरेंस देखें आप। ये थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है, नरमपंथी होना चाहिए था यहाँ पर, चा की जगह ना आएगा। ठीक है, तो नरमपंथियों ने ब्रिटिश शासन को, ये सोच है, फिर से देखो, ये सोच की ही बात है कि नरमपंथी यानी मॉडरिस्ट ब्रिटिश रूल को क्या मानते हैं भारत के लिए? वरदान। कि आप आए, आपने सब कुछ सिखाया, हमें आधुनिक बनाया, हमें मॉडर्न बनाया, आप भारत में रहो, यही होता था। ये कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भी गर्म पंथी हो गए, पंछी हो गया है ये।
तो यहाँ भी पंछियों की जगह पंथी होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग ठीक उल्टा बोलेंगे कि नहीं, आपके रहने से चीजें खराब हुई हैं, अच्छी नहीं हुई, इसलिए आप चाहिए। आधी बात सुनिए। तो ब्रिटिश शासन को देखने का नजरिया ही बदल दिया इन लोगों ने, और उन्होंने लॉजिक भी दिया कि आपके रहने से, आपके आने से क्या क्या नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, ना ही भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ठीक है, ना ही भारतीयों को विधायिका यानी लेजिस्लेटिव में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। हमें कुछ भी नहीं मिल रहा आपके रहने से, इसलिए आप जाइए, ठीक है। धर्मपति क्या कह रहे थे, जो भी मिला है उसके धन्यवाद, आप बने रहिए और अच्छे से करिए। सोच का ही फर्क आ गया, ठीक है। धर्मपंथी मानते थे एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग हमें कैसा बना दोगे, ब्रिटेन की तरह बना दो। ब्रिटेन दुनिया की ताकत की सबसे बड़ी, तो हम भी क्या हो जाएंगे। यानी अपने आप को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन की सहायता मांग रहे हैं लोग। इन लोगों ने कहा था बिल्कुल नहीं, हमें महान बनना होगा तो हम फाइट करेंगे और आप पर दबाव बनाएंगे। ये फर्क है चौथा दोनों के बीच का। पांचवा फर्क है, जो सबसे बड़ा फर्क है, जिसकी वजह से उनको चरमपंथी कहा गया, गर्मपंथी कहा गया, हुआ काम के तरीके। और ये क्वेश्चन समझने लायक है, ठीक है। धर्मपंथियों की कार्यप्रणाली आप जानते हैं ना। मोडस ऑपरेंडी क्या है, पिटीशन देना है, प्रार्थना पत्र देना है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, निवेदन करना है, कुल मिला। और ये लोग इसे क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोला था इन तरीकों को गर्मपंथियों ने। बेगिंग, बिल्कुल, पॉलिटिकल मेडिकेंसी, राजनीतिक भिक्षावृत्ति बोल दिया। तो ये से आप क्या लिखेंगे, राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर विरोध किया, इवन आलोचना भी कर दी, इवन मजाक भी उड़ा दिया। तो उन्होंने विकल्प क्या दिया कि सब कुछ अपना होगा, जो तुम्हारा उसे हम बहिष्कार बाइकआउट करेंगे, जो हमारा है लोगों तक पहुंचाने के लिए हम एजुकेशन अपनी देंगे, और सबसे बड़ा परिवर्तन का ये लाइन मत छोड़ना, एक्टिव रेजिस्टेंस है ये। तो दो शब्द चलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध और सक्रिय प्रतिरोध, ठीक है। पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ ना करके सरकार को नुकसान पहुंचाना, सरकार की हानि पहुंचाना, सरकार को विरोध करना, कुछ ना करके। इसमें क्या होता है, विरोध तो करेंगे, कुछ ना करके करेंगे और कुछ करके करेंगे। तो क्या नहीं करेंगे, आपका सामान यूज नहीं करेंगे, ये तो ना करना होगा, और बदले में क्या करेंगे, अपनी चीजों को डेवलप करेंगे। जरूरत पड़ने पर विरोध भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। ये सबसे बड़ी मॉडस ऑपरेंडी का परिवर्तन था। लेकिन याद रखना, लिखना भी, इसमें हिंसा नहीं है, वायलेंस नहीं है। यही चीज उग्रपंथियों को क्रांतिकारियों से अलग करती है। कई बार प्रश्न बनता है और पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस है कि हिंसा का यूज नहीं होगा। तिलक किसी भी हिंसा के विरोधी हैं। लाला जी के अंदर थोड़ी बहुत हिंसा है भी, घोष के अंदर तो बहुत हिंसा है, लेकिन तिलक के अंदर हिंसा का तत्व नहीं है। और ऐसा नहीं है, इसी चीज को दिखाने के लिए, जैसे मैंने कहा ना कि विरोध करेंगे, लाला जी ने, सॉरी, तिलक ने महाराष्ट्र में, बॉम्बे में कर ना देने का मूवमेंट चलाया। उन्होंने कहा कि अगर अकाल पड़ता है तो नो टैक्स पे मूवमेंट, भारत में पहली बार नो टैक्स पे मूवमेंट यहाँ चला, जिसका यूज गांधी भी करेंगे आगे चलकर। और कर ना देने का आंदोलन जब सफल हुआ
तभी उनको टाइटल मिला लोकमान्य। किसको? तिलक जी। तो आप जानते हो तिलक को हम लोकमान्य कहते हैं। तो लोगों के बीच में क्या हो गए, वो एक्सेप्ट हो गए। कैसे हो गए? लोगों के लिए काम करके। और लोग किससे प्रभावित हैं? टैक्स। टैक्स नहीं देना है। ठीक है, उनके दो टाइटल है, लोकमान्य और बेताज बादशाह। तो बेताज तो खैर उनको फॉर्मली कहीं नहीं कहा जाता, फॉर्मली उनको लोकमान्य ही कहा जाता। सॉरी, क्लियर यहाँ तक? तो बहिष्कार आप जानते हो, फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी माल को नहीं लेंगे, स्वदेशी माल का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा? अंग्रेजों को हानि होगी। देखो मैंने कहा ना, कुछ करके अंग्रेजों को हानि पहुंचानी। यहाँ अंग्रेजों को हानि पहुंचाना उद्देश्य हो गया है। इससे पहले हानि पहुंचाना उद्देश्य अंग्रेजों को, उदारपंथियों का तो नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लोग मानने लगे हैं कि अंग्रेजों को हानि होगी तभी उन पर दबाव बनेगा हमारे लिए कुछ करने का। ठीक है, तो जैसे वो था, पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी। मोदी ने क्या कहा? एक्ट ईस्ट। तो अब यहाँ पहले तो केवल लुक है, अब एक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो और वही हुआ भी। इससे उनका दबाव बनेगा, और दबाव बनेगा तो बंगाल विभाजन रद्द होगा। 1911 में वो हुआ भी। ऐसा नहीं कि इसमें धर्मपंथियों का योगदान नहीं था, वो भी था, लेकिन सरकार दबाव में आई इन्हीं लोगों के चलते। ठीक है, और लाला जी के स्टेटमेंट आप फिर से यूज करेंगे यहाँ पर फ्री के हिसाब से। उन्होंने कहा कि अगर देश की आजादी है तो इसी स्वराज में है, और ये संपूर्ण भारत का धर्म होना चाहिए। लाइन थोड़ी सी अधूरी है, आपको पूरी लिखिए, पूरी लिखिए। उन्होंने स्वराज को पूरे भारत का धर्म घोषित कर दिया था। हमें लगेगा तिलक ने बोला, जबकि आंसर होगा लाला जी का। स्वराज को पूरे भारत का धर्म किसने घोषित किया? तो स्टेटमेंट लाला जी का है। ये क्वेश्चन फ्री के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि गर्मपंथियों ने इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन को छोड़ दिया था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने नए तरीके से कहा कि अगर अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं तो हम क्या करें? बहिष्कार कर दें और अपना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फिर से प्राप्त करें। ठीक है, गर्मपंथी क्या कर रहे थे? इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन की केवल आलोचना करते थे कि अंग्रेज भारत से पैसा ले जा रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। तिलक ने कहा तो क्या करें? बोला आप बता दीजिए। बोला ये है कि जिस तरीके से पैसा ले जा रहे हैं वो तरीका क्या है कि इनके प्रोडक्ट को छोड़ दो, यूज ही मत करो। पैसा कहाँ मिलेगा? यहाँ सेल ही नहीं हो, सेल नहीं हो तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो लुक से अब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, सॉरी एक्ट की तरफ जा रहे हैं। नौरोजी केवल ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझो कि हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है। तिलक कह रहा है कि भैया ये उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब गर्मपंथी जहाँ समस्या की तरफ आकर्षित हैं, गर्मपंथी समस्या की चिंतन करने की बजाय उसके मिटिगेशन, उसको हटाने के लिए ज्यादा कंसर्न है। और यही लोगों को अपील करेगा कि चलो विकल्प क्या है फिर। ठीक है, तो यहाँ विकल्प दिए हैं और आपको इसी पर सारा फोकस डालना है। ठीक है, अंत में हम कंक्लूजन रखेंगे कि आखिरी सबका लब्बो-लुबाब क्या है, हासिल क्या है, आउटकम्स क्या है। ठीक है, तो फाइंडिंग्स यही है कि जो वो कर रहे हैं उसको कह सकते हैं कि उनका तरीका ज्यादा पेशेवर है, पेशेवर मतलब प्रोफेशनल तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं। समस्या को केवल फोकस नहीं कर रहे बल्कि दूर करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। नंबर एक। दूसरी चीज, कमिटेड है, केवल बोला नहीं है। दिसंबर के महीने में सब इकट्ठे हो जाते थे इससे पहले और हाय हाय करते थे कि हाय परेशानी, हाय परेशानी। इससे क्या लगता था कि वो बड़े चिंता है, चिंता कर रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं, अगर वाकई चिंता है तो साल में एक बार मत इकट्ठे हो। तो बोले क्या करें? शिवाजी उत्सव मनाओ, गणेश उत्सव मनाओ, बंगाल में दुर्गा पूजा करो,
तो धर्मपंथी दिसंबर में मिलते हैं और ये लोग बार बार मिलते हैं। ये चीज उनकी प्रोफेशनल तरीका है और ये उनके कमिटमेंट को दिखाता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चिंतन करने के लिए केवल दिसंबर में मिलना पर्याप्त नहीं है, नंबर एक, बल्कि बार बार मिलना पड़ेगा। प्लस केवल मिलकर चिंतन करने से कुछ नहीं होगा, एक्ट करना पड़ेगा। तो जो समस्या फाइंड की है आपने उस पर सॉल्यूशन भी दो। ये दोनों चीजें क्या दिखाएंगी कि दे वर वेरी प्रोफेशनल्स एंड वेरी कमिटेड पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इसलिए उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा, साल में एक बार नहीं, जब भी मौका लगेगा बार बार करेंगे। नंबर एक, जिन तरीकों से करेंगे उनसे क्या होगा, आंदोलन पब्लिक तक पहुंचेगा। यानी राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता से जोड़ने का काम धर्मपंथियों ने तिलक ने किया, दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया था, मजदूर वर्ग को की समस्याओं को उन्होंने उठाया, लेबर क्लास की प्रॉब्लम्स को रेज किया। इस तरह से आप देखेंगे कि लेबर क्लास उनके साथ जुड़ जाती है, जो काम कौन नहीं कर पाया था, धर्मपंथी नहीं कर पाए। तो दूसरा डिफरेंस समझ में आ गया उनका। तीसरा डिफरेंस क्या होगा, धर्मपंथियों के पास एक्ट करने के लिए कोई पॉलिसी या तरीका नहीं है, धर्मपंथियों के पास एक्ट करने के लिए दो तरीके हैं। तो तीसरा फर्क ये तीसरा कॉन्ट्रीब्यूशन ये है। और इन सब का कंसिक्वेंसेस क्या था, एक्टिव एंड फुल टाइम पॉलिटिक्स। जबकि धर्मपंथी क्या करते हैं, साल में एक बार पॉलिटिक्स करते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, अब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमारा फुल टाइम गोल होना चाहिए, तभी देश के लोग जुड़ेंगे, तभी देश की समस्याएं उठेंगी। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने देश की आजादी को, देश की समस्याओं को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उनके जीवन में हर चीज किससे जुड़ी हुई थी, स्वराज से। तो जाहिर सी बात है, अगर आप पार्ट टाइम कोई काम करोगे, साल में एक बार करोगे, तो उसका प्रभाव सीमित होगा, है ना। जैसा अभी हो रहा है ना, यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, कुछ लोग सो गए थे, फिर से एक्टिव हो गए, धीमे धीमे फिर सो जाएंगे। जरूरत किस चीज की है, हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। साल के 365 दिन क्या होंगे, तैयारी के दिन होंगे, समझ लो ना। तो रिचार्ज करना है अपने आप को डेली। केवल रिजल्ट आपको रिचार्ज नहीं करेगा, केवल सर का लेक्चर रिचार्ज नहीं करेगा, फेलियर का डर डेली आपको रिचार्ज करना चाहिए। खैर, तो आप समझ रहे होंगे कि फुल टाइम करने का असर क्या हो सकता है। पहली बार भारत में किसी व्यक्ति ने या किन्हीं व्यक्तियों के समूह ने देश की समस्याओं को अपने पूरे जीवन की समस्या माना और लोगों को भी वैसा करने के लिए बोला। बहुत बड़ी बात। ठीक है, चलिए, अगला काम इनका क्या था, इन्होंने जो भी किया उससे क्रांतिकारी आंदोलन भारत में पैदा होगा। और हम जानते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलनों ने, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ने भी नेशनलिज्म को डेवलप करने में बड़ा रोल प्ले किया है। ओके, अगला कंट्रीब्यूशन देखेंगे, इनके द्वारा अपनाई गई कई सारी चीजें आगे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी ने भी प्रयोग की, है ना। जैसे कांग्रेस को जन आंदोलन से जोड़ना तिलक ने शुरू किया, गांधी ने उसको आगे बढ़ाया, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय भी कुछ कर सकते हैं, ये स्पिरिट यहां से शुरू हुई और आगे बढ़ी। अंग्रेजों को हराया जा सकता है, ये यहां शुरू हुआ, आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी चीज थी स्वराज की अवधारणा, जिसने अंततः पूर्ण आजादी के लिए, फुल इंडिपेंडेंस के लिए फाउंडेशन का काम किया। ठीक है, तो इस तरह के इस गर्मपंथ ने उस समय नहीं, बल्कि
आजादी तक नेशनल मूवमेंट को प्रभावित करते रहे वो। हाँ, कुछ डिमेरिट भी जोड़नी है अब हमें। डिमेरिट ये है, और इसे लिखेंगे अनचाहे रूप से थी, ये इंटेंशनल नहीं थी, ये उस कंडीशन में यही हो सकता था इसलिए हुआ, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली बने। पहला, इनके काम के तरीकों ने जिस तरह से धर्म को आधार बनाया, जिस तरह से उन्होंने केवल एंशियंट इंडिया से हीरो चुने, जिस तरह से उन्होंने केवल हिंदू हीरो चुने, उनसे क्या हुआ, अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को रिलेट नहीं कर पाया। अब गणपति उत्सव में आप उम्मीद करो कि कोई मुस्लिम जाएगा तो संभव नहीं, कोई दूसरा धर्म का आदमी जा पाएगा, मुश्किल है। ठीक है, तो उनका जो राष्ट्रवाद है वो थोड़ा सा नैरो हो गया यहाँ। इससे जो मुस्लिम अलगाववादी थे, लीग जैसे जो संगठन थे, उनको इस बात को प्रमोट करने में आसानी हुई कि कांग्रेस केवल हिंदुओं का संगठन है। याद रखना, तिलक ने, लाला जी ने काम जानबूझ के नहीं किया, उन्हें नेशनल हीरोज डेवलप करने थे, तो जो किया वही हो सकता था, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये हो गया, जो लोग पहले से कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे उनको मौका मिल गया दिखाने का कि देखो, हमने तो पहले ही कहा था ये केवल हिंदुओं को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनके मूवमेंट कैसे हैं, हीरो कौन से हैं, हिंदूज। ठीक है, केवल एक डिमेरिट ये हमें दिखाई देती है। दूसरी डिमेरिट है कि मजदूर जरूर जुड़ा, लेकिन ये लोग भी किसानों की समस्याओं को उतने अच्छे ढंग से प्रमोट नहीं कर पाए, उतने ढंग से किया जा सकता था। ठीक है, स्वदेशी को छोड़ दिया जाए तो महिलाओं की भूमिका भी सीमित रही। स्वदेशी मूवमेंट में महिलाओं की भूमिका डेफिनेटली बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके अलावा महिलाओं की भूमिका और किसी भी तरह से सामने नहीं आई। ठीक है, तीसरी चीज जो मैंने कहा बाद में समझाऊंगा वो अब आएगी, कि इन लोगों में स्वराज को लेकर खुद ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या उनमें ही विरोधाभास है या अंतर है। जहां अरविंदो घोष जैसे लोग स्वराज को मतलब पूर्ण आजादी मानते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना, ये यहाँ स्वराज इक्वल टू क्या है, पॉलिटिकल फ्रीडम, आजादी चाहिए। ठीक है, जबकि तिलक जैसे लोग या बाकी लोग चाहते तो हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम मिले, लेकिन उसका अर्थ पूर्ण आजादी नहीं। और ये बात कब प्रूव होगी, जब हम कल अगली क्लास करेंगे होम रूल में। तिलक क्या मांग रहे हैं, कल होम रूल मांगेंगे। जो स्वराज था उसी को क्या कर दिया उन्होंने, होम रूल 1916 में शुरू करेंगे, वो कहानी कल तैयार करेंगे हम। और होम रूल में कहीं से भी फुल इंडिपेंडेंस की मांग नहीं थी। तो थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि गोल को लेकर ये लोग इंटीग्रेट नहीं है। बस यही दो साइड इफेक्ट्स हैं, या अनचाहे निगेटिविटी है, या थोड़ी सी लैकिंग दिखाई देती है। बाकी सब पॉजिटिव रहा उनकी तरफ से। ठीक है, तो दिस इज फॉर इट फॉर टुमारो।